मुख्य बातें थी। इस तरह का कोई भी किसी तरह का कोई स्लैब के अंदर परिवर्तन या कोई और योजनाएं वगैरह या कोई और किसी तरह की कोई घोषणा की गई हो। पूरा का पूरा जो बजट है वो फोकस किया गया है कि हमने क्या क्या किया और हम क्या क्या आगे करेंगे। और चार जिन जातियों की बात करें निर्मला सीतारमण ने, तो आप इस बजट को देखिए लता कि चुनाव को लेकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक्टिव मोड में रहती है। चाहे कोई बैठक हो, चाहे कोई सम्मेलन हो, चाहे कोई दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष भारत में आ रहा हो या फिर बजट की बात हो। तो चलिए, तो हालांकि जो अंतरिम बजट में सरकार की तरफ से कई बड़े ऐलानों की जो उम्मीद थी, बड़े ऐलानों से जो है सरकार बचती दिखाई दी, क्योंकि हालांकि ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि अब जो ये समय है, कम समय का बजट है, अंतरिम ये बजट है, और ऐसे में बड़े बड़े ऐलानों को ना करते हुए सरकार की तरफ से कुछ ऐसे ऐलानों पर खास फोकस किया गया है। तो जिस तरीके से अभिनव जो बजट ये आया है, हालांकि महिलाओं को साथ चलने की बात जो है वो कही जा रही थी, किसानों को जो है साथ लेकर चलने की, यानी कि हर वर्ग को लेकर जो है साथ चलने की बात सरकार कर रही थी। और ऐसे में आज जो है बड़ा झटका आम जन को उस वक्त भी लगा जब एलपीजी सिलेंडर की जो कीमत है वो 14 रुपए बढ़ा दी गई। ऐसे में जनता इस बजट को कैसे देख रही है? क्या कोई प्रतिक्रिया आपको अभी तक आम जन की मिली? क्योंकि अभी हालांकि कुछ देर पहले ही बजट ये है जो है सरकार की तरफ से पेश किया गया है। देखिए लगता वो बात बीच में अधूरी रह गई थी। तो जिस तरीके से चार जातियों की निर्मला सीतारमण ने बात करी, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में कैसे रहती है। चार जातियों की बात करें जिसमें महिलाएं, युवा, अन्नदाता और किसान, महिला, युवा, गरीब और अन्नदाता, ये चार जातियों को साधने का किया गया। इसके अलावा ना सिलेंडर की बात, मतलब कि सिलेंडर में हम ये करेंगे, ना इनकम टैक्स स्लैब, कृषि को लेकर, युवा को लेकर, महिलाओं को लेकर और गरीब को लेकर जो जो किया गया है, गरीब कल्याण भारत का कल्याण है। तो कुल मिलाकर बजट में किसी तरह की राहत की तस्वीर देश की जनता के सामने, और खास तौर पर अगर बात करें क्योंकि राजस्थान में अभी कुछ चंद महीनों पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो वो नहीं रखी गई है किसी तरह की कोई अभी फिलहाल नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रही है कि कब दोबारा जीत कर आए और जुलाई में पूर्ण रूप से जो बजट पेश करेगी पूर्णकालिक, उसके अंदर शायद कुछ बदलाव देखने को मिले। बिल्कुल। ऐसा में क्या किसानों के लिए कुछ बड़ी बातें कही है? क्या किसानों के लिए कोई बड़ी सौगात? देखिए, इसमें सौगात जैसा नहीं कहेंगे, इसमें सिर्फ ये कहा गया कि हमने किसान को जो उसकी आय थी दुगनी कर दी है, जो मंडियां हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कर दी गई हैं, जो डायरेक्ट ट्रांसफर है वो किसान के खाते में सीधा जा रहा है। इसके अलावा किसान निधि, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत बहुत करोड़ों किसानों को फायदा हुआ है, और जो फसल बीमा से भी किसान को बहुत ज्यादा राहत मिली है। तो ये सारी की सारी बातें जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने जो उन्होंने बजट पेश किया उस दौरान सामने रखी थी। इसके अलावा किसी तरह की घोषणा या किसी तरह की कोई योजना को लेकर निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान हालांकि छोटी मोटी राहत जरूर इस बजट में दिखाई पड़ी, क्योंकि अगर हम युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए जो स्टार्टअप के लिए दरअसल 1 साल में टैक्स की छूट दी गई है। ये थोड़ी सी राहत युवाओं को मिल सकती है, जो स्टार्टअप जो एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए। बिल्कुल, स्टार्टअप को लेकर कहा कि भाई जो हमारा जो स्टार्टअप का जो युवा है उसने जो देश के लिए योगदान दिया है, चाहे वो टेक्नोलॉजी को लेकर हो, चाहे वो अपनी सर्विस को लेकर हो, वो काफी है। तो स्टार्टअप की बात करें। इसके अलावा जो गोवर्धन से रिलेटेड बात की गई निर्मला सीतारमण द्वारा कि भाई हम जो केमिकल पेस्टिसाइड्स और उनका निर्धारण कम करेंगे और किसानों की आय में करेंगे, और डिजिटलाइजेशन पे, और जो हमारी जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, उसको लेकर ज्यादा फोकस किया गया कि भाई 2047 तक का लक्ष्य रखा गया है कि भाई हम भारत को एक ऐसा देश बनाएंगे जहां पर कि जितनी भी इस तरह की दिक्कतें हैं, चाहे वो पर्यावरण को लेकर हो, चाहे वो प्लास्टिक को लेकर हो, नफा न नुकसान का ये बजट आम जनता के लिए। मेरे साथ भोपाल से भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए अभिनव। अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो। हाँ अभिनव, भोपाल की जनता इस बजट से कितना खुश, कितना दुखी, या फिर मिलीजुली प्रतिक्रिया? क्या भोपाल में जनता का इसको लेकर रिएक्शन है? जी, मैं आपको इसको बता दूं कि जो आज वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमण ने जो अपना छठवां बजट पेश किया है तो वो आम बजट थे, क्योंकि ये चुनावी साल है, इस साल आम चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव होने हैं, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पूरे देश और मध्य प्रदेश के साथ में मध्य प्रदेश की जनता को भी यही उम्मीद थी कि ये बजट चुनावी बजट होने जाने वाला है और इससे काफी उम्मीदें जनता को थी कि ये बजट लोक लुभावन होगा, इससे उनकी जिंदगी आसान बनेगी और कई तरह की राहत और की घोषणाएं इस बजट में की जाएगी। लेकिन जब बजट पेश किया निर्मला सीतारमण ने, वित्त मंत्री ने, तो ये उम्मीदें कायम नहीं रह पाई। कुल मिलाकर बहुत ज्यादा उम्मीदें जनता ने इस बजट से बांध रखी थी, उन उम्मीदों पर ये बजट खरा नहीं उतर पाया है। क्योंकि बता दूं मैं आपको कि टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं दी गई है, क्योंकि आमतौर पर व्यापारी वर्ग और जो नौकरी पेशा वर्ग है वही यही मानकर चल रहा था, सीनियर सिटीजन यही मानकर चल रहे थे कि टैक्स स्लैब में कोई राहत दी जाएगी जिससे कि उनकी ये महंगाई जो है देश में जो काबिज है तो उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। और लेकिन ये बजट उनकी कसौटी पर खड़ा नहीं उतर पाया है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस बजट में जो निर्मला सीतारमण ने पेश किया है उसमें टूरिज्म सेक्टर के लिए काफी कुछ करने की बात की गई है, जैसे कि लक्षद्वीप और अन्य कोई द्वीप समूह हैं देश में, तो उनको विकसित करने की, उनको डेवलप करने के लिए योजनाओं की बात की है कि वहां पर्यटन के क्षेत्र में काफी काम किया जाएगा। इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर जो कि काफी घातक बीमारी मानी जाती है, तो उसके लिए 9 से 14 साल की बच्चियों को का टीकाकरण किया जाएगा। स्वास्थ्य ये हेल्थ सेक्टर में करने की उम्मीद है। मैं आपको बता दूं, अभी ना बिंदुवार तरीके से अगर आप बताएं जनता को, दर्शकों को कि क्या क्या जो है खास बजट में मुख्य बातें आज रही। जैसे कि मैं बता दूं कि सबसे मुख्य तौर पर अधिकतर लोग ये मानकर चल रहे थे कि टैक्स स्लैब में बदलाव किया जाएगा इस बजट में, लेकिन वो टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है इस बजट में। और टूरिज्म सेक्टर में लक्षद्वीप जैसे और अन्य कई द्वीप समूह हैं, क्योंकि भारत से अक्सर कई सैलानी बाहर जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, तो वहां देश का पैसा खर्च होता है। इस पर ध्यान देते हुए देश में काफी संभावनाएं है, इसको ध्यान देते हुए टूरिज्म सेक्टर में काफी कुछ काम करने की बात कही है। जैसे लक्षद्वीप बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन है, साफ सुथरा बीच है, और जो आमतौर पर जो मालदीव और काफी मॉरिशस ऐसे काफी द्वीप समूह माने जाते हैं, वहां पर भारतीय पर्यटक सैलानी जाते हैं, जो देश का पैसा खर्च होता है उसको बचाने के लिए और देश में ही उस पैसे को रखने के लिए लक्षद्वीप और अन्य कई द्वीप समूह उसको डेवलप करने की बात कही गई है। साथ में हेल्थ सेक्टर में जो सर्वाइकल कैंसर एक खतरनाक बीमारी मानी जाती है, उसके लिए 9 से 14 साल की बच्चियों का टीकाकरण करने की बात की है। इसके अलावा जो रेलवे में भी काफी चेंज करने की बात कही जा रही है, जैसे कि 40,000 जो डिब्बे हैं रेलवे के, तो उन बोगीज को वंदे भारत जो प्रीमियम क्लास ट्रेन मानी जाती है आज के टाइम, तो उसके जो स्टैंडर्ड निर्धारित करे हैं रेलवे मंत्रालय ने, उसके मानकों के हिसाब से 40,000 बोगियों को वंदे भारत के स्टैंडर्ड के हिसाब से बदलाव करने की बात कही गई है। इसके अलावा जो आंगनबाड़ी सेक्टर में जो आंगनबाड़ी वर्कर है और आशा कार्यकर्ताएं हैं, उन्हें आयुष्मान भारत के दायरे में लाए जाने का इस बजट में कहा गया है। साथ में जो भारत को जो आज के समय में भारत देश जो विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, इकोनॉमी बन गया है, उसको लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसको जल्द से जल्द वर्ल्ड की लार्जेस्ट थर्ड इकोनॉमी यानी विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा अपने सरकार के काम की, अपनी उपलब्धियों के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि उनकी सरकार ने 7 IIT चलिए कुल मिलाकर जो है पुरानी उपलब्धियों को गिनाने का आज जो है वित्त मंत्री ने काम किया। हाँ बिल्कुल, न्यूज रूम से मेरे सहयोगी के राणा जी भी जुड़ गए। के राणा जी, जिस तरीके से आज का जो बजट पेश किया गया सरकार की तरफ से, आम जनता को काफी उम्मीदें हालांकि थी कि उनके लिए भले ये अंतरिम बजट हो लेकिन कुछ निकल कर आएगा, लेकिन सरकार की तरफ से हालांकि 58 मिनट का भाषण जो है वित्त मंत्री ने जरूर दिया, लेकिन ना राहत मिली ना बोझ दिखाई देने की, मिला जुला जो है ये बजट देखने को मिला।
बिल्कुल। देखिए लता, जिस बात का हम जनता से जब जाकर रिएक्शन ले रहे थे तो जनता लगातार कुछ ना कुछ उम्मीदें कर रही थी। वो रोजगार को लेकर उम्मीदें कर रही थी, वो महंगाई को लेकर उम्मीदें कर रही थी। लेकिन ये जो बजट है ये अंतरिम बजट है। इस बजट में अगर आप देखें तो कभी भी इस तरह की कोई राहत मिलते हुए नजर नहीं आती है कि किसी में कोई रोजगार को लेकर बड़ी योजना का ऐलान किया गया हो या बाकी किसी और तरह की योजना का ऐलान किया गया हो या कोई नीतिगत बड़ा फैसला लिया गया हो। ऐसा अंतरिम बजट में नहीं होता है। सिर्फ 2019 का एक ऐसा बजट है, अंतरिम बजट, पूरे देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक के इतिहास में, जिसमें कुछ बदलाव किए गए थे या कुछ नई योजनाओं का ऐलान किया गया था। जिसमें प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना का ऐलान किया गया था पीयूष गोयल के द्वारा, तब वित्त मंत्री वही थे। और साथ ही उन्होंने जो है टैक्स स्लैब में भी थोड़ा सा अंतर किया था और उसको भी उसका दायरा बढ़ा दिया था, जिसके चलते ये दो सबसे बड़ी योजना के तौर पर उन्होंने ऐलान किया था, या यूं कहें कि जनता को राहत दी गई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को उसमें लाभ दिया गया, जिसमें पूरे साल में 6,000 रुपए किस्तों के तौर पर दिए जाते हैं। इस बार अनुमान यह भी लगाया जा रहा था कि अगर अंतरिम बजट वित्त मंत्री पेश करती हैं तो इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत इसकी राशि को 6,000 से बढ़ाकर 8 या 9,000 कर दिया जाएगा, पर ऐसा देखने के लिए मिला नहीं। दूसरी उम्मीद यह की जा रही थी कि 2019 की तरह ही हो सकता है कि टैक्स के जो स्लैब है उसको बढ़ा दिया जाए। पिछली बार वो 5 लाख किया गया था, तो हो सकता है इस बार और बढ़ा दिया जाए, लेकिन वो भी इस तरह देखने के लिए नहीं मिला। अगर हम ओवरऑल पूरे बजट को देखें तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझ में आता है कि सिर्फ रक्षा का जो खर्च है, यानी कि रक्षा विभाग पर उस पर खर्च किया गया है, उसके बजट को बढ़ाया गया 11.1% उसको किया गया है, जो पूरी जीडीपी का, यानी कि भारत की पूरी जीडीपी का 3.4% हिस्सा है। यानी कि रक्षा बजट में जो बढ़ोतरी की गई है उसके आधार पर 58 मिनट के इस भाषण में, क्योंकि देखिए अंतरिम बजट का मतलब ही यह होता है कि सरकार, यानी कि चुनाव से लेकर सरकार के गठन तक, और जब तक सरकार पूर्ण रूप से गठन में ना आ जाए, मंत्रियों को उनके विभाग ना दे दिए जाए, तब तक का जो समय होता है उस बीच के बजट को रखने की बात होती है। क्योंकि राजकीय कोष या फिर जो सरकारी जो कोष होता है अंतिम बजट की परंपरा भी रहती है कि दरअसल कोई बड़ी घोषणा नहीं की जाती। इसको लेकर वित्त मंत्री ने बयान भी दिया कि दरअसल हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जो है जारी रखा है, इसलिए लोक लुभावने वादे और दावे जो अक्सर जो जनता उम्मीद करती है कि सरकार की तरफ से किए जाएंगे वो नहीं किए गए, क्योंकि ये परंपरा है, क्योंकि अंतरिम बजट है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इसी में क्या होता है कि जो वो 3 महीने का समय होता है, क्योंकि फरवरी मार्च तक का तो जो बजट है वो पहले से पेश हुआ है, लेकिन उसके बाद जो मई जून और जुलाई तक का बजट होता है, उन 3 महीनों के लिए इस अंतरिम बजट को लाया जाता है, ताकि उन 3 महीने में भी सरकार को चलाया जा सके, या जो लगातार जो योजनाएं पहले से चल रही हैं उनमें किसी तरह की रुकावट ना आए या पैसे को लेकर कोई दिक्कत ना आए। संसद के भीतर जाकर सभी सांसदों से यह अनुमति ली जाती है कि हम इन 3 महीने के खर्च का पैसा और निकाल लेते हैं उस राजकीय कोष से, और उसके आधार पर हम आगे चलाएंगे। इसमें बड़े फैसले इसलिए नहीं किए जाते हैं अंतरिम बजट में, क्योंकि इसका सबसे पहला तो यह कि किसी भी तरह से सरकार को लोक लुभावन वादे करने की अनुमति नहीं होती है, पहला पॉइंट। दूसरा यह कि अगर सरकार किसी योजना का ऐलान कर भी दे और बाई चांस किसी वजह से अगर सरकार परिवर्तित हो जाती है, तो क्या उस योजना को वो कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी, या जनता को जो उम्मीदें थी वो पूरी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। ये तमाम ऐसी चीजें होती हैं, इसलिए किसी बड़ी योजना का या नीतिगत फैसला इस बजट में नहीं लिया जाता है। उसके लिए जनता को भी उम्मीदें होती है। जुलाई के जो सरकार गठन के बाद जुलाई में पूर्ण बजट आएगा, उस बजट में तमाम उम्मीदें होंगी कि आखिर उन्हें रोजगार के अवसर क्या प्रदान होंगे या नहीं होंगे, महंगाई से उन्हें राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये तमाम जो उम्मीदें जनता की होती है वो पूर्ण बजट से होती हैं। अंतरिम बजट से ऐसी उम्मीदें जनता को भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा जरूरी बजट होता है कि सिर्फ 3 महीने हमें हमारे जो जरूरी खर्च हैं, जिनको हम रोक नहीं सकते हैं, जो आवश्यक खर्च हैं, उनके लिए पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी अन्य खर्चों को रोक दिया जाता है। इसीलिए इस अंतरिम बजट को लाया जाता है। अब जैसे सबसे बड़ी बात इसमें जो की गई, आज वित्त मंत्री ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि मैंने जो कर जो टैक्स का जो स्लैब है उसको बढ़ाया है, उसको 7 लाख तक कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि अब अगर आप एफडीआई का देखेंगे तो पिछले 10 साल में इस बार दुगना हुआ, यानी कि 2005 से लेकर 14 की अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो 23-24 में बढ़ जाता है, और इस बार जो 22-23 और 24 तक का जो रहा एफडीआई वो $596 अरब रहा है, यानी कि ये 2 गुना बढ़ा है 2005 से 14 के बीच का जो एफडीआई था उसकी तुलना में। इसी के साथ उन्होंने कहा कि टैक्स कलेक्शन
भी जो है 3 गुना बढ़ा है। तो ये उपलब्धियां सरकार की जरूर गिनाई गई है और इसमें उपलब्धियां गिनाने का काम है। जो है आज वित्त मंत्री ने गिनाई, उस दौरान उन्होंने अटल जी का भी जिक्र करते हुए कहा कि अटल जी ने कहा था जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और उसी तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। तो ऐसे में दीपेंद्र, अनुसंधान की बात यहाँ पर की जा रही है, स्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात यहाँ पर जो है वित्त मंत्री की तरफ से की गई है। और हालांकि अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर पर जो है सरकार ने 11.1% ज्यादा खर्च का प्रावधान किया है। अब ऐसे में स्ट्रक्चर की मजबूती को लेकर जो है सरकार जाहिर तौर पर जो है मजबूत दिखाई पड़ रही है कि अब जो है स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए काम किया जाए। इसको लेकर किन किन तरह के जो है बातें जरूरी जो है आम जनता के लिए हो जाती है अगर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं दीपेंद्र? देखिए, किसी भी राज्य को अगर विकसित करना है तो उसके लिए स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई नया बिजनेस किसी भी स्टेट में लगता है तो उसका पहले एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है, उसके बाद में फिर रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। और यही बात वित्त मंत्री ने अपने जो भाषण के अंदर जब इस बात को, इस बिंदु को उठाया। इसके अलावा मुख्य रूप से उन्होंने इनोवेटिव्स की जो बात की थी कि भी जो स्टार्टअप थे, स्टार्टअप काफी आए और उससे जो युवाओं की जो प्रतिभा थी वो निखर कर आगे आई। तो कुल मिलाकर सरकार का फोकस उस पर है। यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जितने भी स्ट्रक्चर की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे डायरेक्ट ट्रांसफर किसानों को किया जा रहा हो, चाहे जनधन योजना खाते खोलने की बात हो, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो वित्त मंत्री ने कहा कि हम 4 जातियों के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें कि पहला उन्होंने गरीब, फिर महिला, फिर युवा और किसान। अभी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर युवाओं का काफी आक्रोश अलग अलग आंदोलनों में देखने को मिल रहा है, चाहे वो अपनी नौकरी की बहाली को, क्योंकि पिछली सरकार ने कोई नौकरी की योजना को लागू किया है और इस सरकार ने आते ही उसको बंद कर दिया। ऐसे काफी आंदोलन राजस्थान में चल रहे हैं। तो युवाओं के लिए बहुत बड़ी, सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि युवाओं के मुद्दों को किस तरीके से देखें, क्योंकि अगर नए स्टार्टअप की बात करें या किसी स्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात करें, वहां पर युवाओं का जो रोल है वो सबसे अहम माना जाता है। जी लता। बिल्कुल, युवाओं का जो रोल है वो अहम होता है। ऐसे में जिस तरीके से गरीब, युवा, महिलाएं और अन्नदाता की बात अभिनव हालांकि सरकार लगातार कर रही थी, ऐसे में हालांकि किसानों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी आंशिक रूप से हम ये कहें कि जो है छोटी छोटी बातें जो है ध्यान में रखी गई इस बजट सत्र में। लेकिन ऐसे में अगर हम गरीब वर्ग की बात करें तो क्या जो गरीब तबके से नीचे के जो लीवर लोग हैं, जो जीवन अपना व्यतीत करते हैं, उनके लिए कोई फायदा इस बजट से आपको दिखाई पड़ रहा है क्या? जी लता, मैं आप दर्शकों को बता दूं कि इस बजट को पेश करने के पहले जो अंतरिम बजट पेश किया निर्मला सीतारमण ने, वित्त मंत्री ने, तो उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बजट पे प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि ये जो अंतरिम बजट आने वाला है वो देश के लिए अच्छा होगा और बढ़िया बजट साबित होगा। तो ये कैबिनेट जो मीटिंग हुई थी बजट पेश करने से पहले, ये प्रधानमंत्री मोदी ने इस बजट को लेकर जो बयान दिया था। लेकिन मैं बता दूं कि जिस तरह से इस बजट से जो उम्मीदें लगाए बैठे थे हर वर्ग के लोग, चाहे वो गरीब हो, किसान हो और व्यापारी वर्ग हो, स्टूडेंट हो, चाहे महिला हो, युवा हो, वो सभी कहीं ना कहीं आस लगाए बैठे थे। उनकी आस उम्मीदों पर ये बजट खरा नहीं उतरा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं लता कि जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी के राणा जी ने जो अभी बात कही थी वो मूल बात है और वो तथ्यात्मक बात कही थी कि ये अंतरिम बजट है। अंतरिम बजट से इतनी उम्मीदें नहीं की जाना चाहिए, इतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि पूर्ण बजट बाद में पेश होगा। क्योंकि अभी 3 महीने बाद जो चुनाव है उसके बाद नई सरकार आएगी, फिर वो जो मुख्य बजट पेश करेगी उसमें राहत देने की बात आगे कही जा सकती है। लेकिन जो आज जो अंतरिम बजट पेश किया है उसकी मिलीजुली प्रक्रिया आई है, जैसे कि लेकिन किसान मुख्य तौर पर मैं बता दूं, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है मूल तौर पर और देश की अधिकतर आबादी कृषि संबंधित व्यवसाय से और कार्यों से जुड़ी हुई है, तो किसान इस बजट से काफी उम्मीद लगाए बैठे थे। किसान का मुख्य मुद्दा यही है कि उसको उसकी मेहनत का पूरा मूल्य मिले, यानी कि उसकी जो फसल उगाता है, जो मेहनत करता है, उसकी वाजिब कीमत उसको मिले। तो इसको लेकर इस बजट में ज्यादा कुछ कहा नहीं गया है। किसान कल्याण के लिए ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं। चूंकि मैं आपको एक बात जोड़ दूं कि ये अंतरिम बजट है, इस बजट से इतनी उम्मीदें नहीं की जानी चाहिए। और लेकिन
लेकिन उम्मीदें अभिनव इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि दरअसल ये चुनावी समय है और ये भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कही। हाँ बिल्कुल अभिनव, दरअसल आम जनता की उम्मीदें इसलिए बढ़ जाती क्योंकि चुनावी ये समय और जनता ये सोचती है कि बस यही समय होता है पॉलिटिकल पार्टी से लाभ लेने का। ऐसे में के राणा जी जिस तरीके से, हालांकि अंतरिम बजट होता है लेकिन आम जनता बस ये जानती है कि अगर चुनाव का समय है तो उनके लिए कुछ बेहतर निकल कर आएगा। अब क्या आपको लगता है कि इसका, हालांकि मिली जुली जो ये प्रतिक्रिया बजट सत्र में निकल कर आई है, इसका कोई असर या फिर मेरिट या डिमेरिट जो है आने वाले चुनाव में पड़ सकता है? लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया इसको लेकर, हालांकि वो सामान्य इसको ले रहे होंगे क्योंकि ना ही बोझ बढ़ा है ना ही उनको राहत मिली है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जनता को या हमारे दर्शकों को ये समझना जरूरी है कि आखिर ये जो अंतरिम बजट है इसके लाने का मकसद क्या होता है और आखिर ये इस तरह से क्यों लाया जाता है, 3 महीने के लिए ही क्यों लाया जाता है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर समझने की कोशिश करें तो इस तरह से समझिएगा कि अगर मान लीजिए आज मैं कोई नौकरी चेंज करता हूं और 3 महीने बाद मेरी किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइनिंग होती है, तो उस ज्वाइनिंग के बीच में और मुझे इस कंपनी को छोड़ने के बीच का जो गैप है उस बीच में मुझे अपने खर्चों को मैनेज करना है। तो मैं उस 3 महीने का एक लेखा जोखा तैयार करता हूं, हिसाब किताब तैयार करता हूं कि मुझे अपने इन 3 महीनों में लिमिटेड खर्चों के साथ इस तरह से चलना है। कोई बड़ा खर्च नहीं करना है, यानी कि जैसे मुझे गाड़ी जैसी कोई महंगी चीजें नहीं खरीदनी है, बड़ा कोई मोबाइल फोन नहीं खरीदना है, मुझे सिर्फ जरूरी चीजों पर खर्च करना है, यानी कि खाने पीने की चीजों पर और घर के रेंट जैसी चीजों पर या EMI जैसी चीजों पर ही खर्च करना है। तो उसके लिए मैं एक लेखा जोखा सा या मिला जुला सा एक हिसाब किताब बनाता हूं और उसमें मैं अपना बजट तय कर लेता हूं कि मुझे 3 महीनों में सिर्फ ही खर्च करना है। बाकी जब मेरी नई नौकरी लग जाएगी या दूसरी कंपनी को मैं ज्वाइन करूंगा, उसके बाद जो सैलरी आएगी उससे मैं बाकी खर्चे या बाकी अपने खर्चों को बढ़ाने की कोशिश करूंगा। इसी तरह से सरकार क्या करती है कि 3 महीने के इस बजट को लेकर आती है 3 महीने के लिए। बाकी नई सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो उन चीजों को किस तरह से आगे बढ़ाती है या फिर नई योजनाओं को किस तरह से लेकर आती है। तो इसलिए जनता को बहुत ज्यादा उम्मीदें इस बजट से रखनी भी नहीं चाहिए थी। और अगर जो मिली जुली प्रतिक्रियाएं हमने देखी हैं लोगों के रिएक्शन में, जो हम लगातार बातचीत जनता से कर रहे थे, तो उसके आधार पर भी जनता को भी इस बात को समझना होगा। और दूसरा ये कि बहुत बड़ा इंपैक्ट बजट का नहीं पड़ता है। बजट देखिए, बहुत कम लोग अगर बजट की पूरी प्रणाली को समझने की कोशिश करेंगे या बजट के पेश होने की जो पूरी प्रणाली उसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो कभी भी बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा वर्ग बजट के भाषण को भी, मुझे नहीं लगता कि आज भी लोगों ने पूरा 58 मिनट का भाषण वित्त मंत्री का सुना होगा, अगर आप सेलेक्टेड लोगों को हटा दे तो, जो उसमें जागरूकता रखते हैं। यानी कि एक बहुत छोटा वर्ग, यानी कि 140 करोड़ की जनसंख्या में से अगर आप उसका 20 या 25% लोगों को ही मानकर चलिएगा जिन्होंने पूरा भाषण सुना होगा या इस बजट से वो कुछ उम्मीदें लगा रहे होंगे या बजट को बड़े ध्यान से सुनते होंगे, चाहे वो पूर्ण बजट आए या अंतरिम बजट आए। बाकी जनता को इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। राणा जी, जो है पॉलिटिकल पार्टीज की प्रतिक्रिया आने भी इस पर शुरू हो गई। इसको लेकर अखिलेश यादव ये ट्वीट कर लिखते हैं कि कोई भी बजट अगर विकास के लिए नहीं है और अगर कोई भी विकास अगर जनता के लिए नहीं है तो ये व्यर्थ है। यानी कि इसको जो है जनता विरोधी बजट अखिलेश यादव बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का विधायी बजट है, इसलिए विरोधी बजट है। बिल्कुल, देखिएगा लता, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो सत्ता में है कल वो विपक्ष में भी थे, आज जो विपक्ष में है कल वो सत्ता में भी थे। और अगर आप हिंदुस्तान की आजादी से लेकर अब तक के इतिहास को पलटने की कोशिश करेंगी तो सरकार के लिए तो ऐसा लगता है बजट, सरकार का ये कहना होता है कि ये बजट अब हिंदुस्तान को अमेरिका से आगे ले जाएगा, इंग्लैंड से आगे ले जाएगा। जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां होती है वो कहती हैं कि जो बजट आया है इसमें जनता के लिए कुछ नहीं है, ये हिंदुस्तान को डुबो देगा या बर्बाद कर देगा या जनता के लिए कुछ नहीं लेकर आया है। जबकि अगर इसकी हकीकत को समझने की कोशिश की जाए तो ना तो कोई बजट इतना अच्छा होता है कि आप अपने देश को अमेरिका से आगे ले जाएं और ना ही कोई इतना खराब होता है कि हिंदुस्तान को श्रीलंका जैसी स्थिति में आकर खड़ा होना पड़े। तो हमारी राजनीतिक पार्टियों को इस बात को समझना चाहिए कि बजट में जो अच्छाइयां हैं उनकी तारीफ भी करनी चाहिए, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, और जो बजट में खामियां हैं उन पर आलोचना भी होनी चाहिए और उन पर एक सुझाव भी देना चाहिए कि बेहतर क्या हो सकता था। अखिलेश यादव या और तमाम पार्टियों के नेताओं का लगातार जो बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि इस बजट में जनता के लिए कुछ नहीं है, ये जनता विरोधी बजट है या फिर सरकार की विदाई का बजट है, बीजेपी की विदाई का बजट है,
उन्हें भी इस बात को समझने की कोशिश, क्योंकि ये देखिए इस तरह की बातें करके सिर्फ चुनावी माहौल बनाने की एक कोशिश है, जबकि उनको भी इस बात का पता है कि अंतरिम बजट है और अंतरिम बजट में जनता के लिए बहुत कुछ नहीं होता है और जनता को ना उससे उम्मीदें होती है और ना सरकार देती है। और इस बात को वित्त मंत्री भी पहले से स्पष्ट कर चुकी थी कि ये जो बजट है इसमें किसी भी तरह का कोई भी जनता के हित में या कोई बड़ा फैसला या रोजगार या महंगाई जैसे नीतिगत फैसले नहीं लिए जाएंगे। ये सिर्फ एक हिसाब किताब 3 महीने का देने के लिए या उसका अनुमान लगाकर इस बजट को पेश किया जाएगा कि हम इन 3 महीनों में कितना खर्च करेंगे और कितना हम इससे कमाएंगे, उसके आधार पर यह बजट पेश किया गया है। तो राजनीतिक पार्टियों को भी इन बातों को समझना होगा कि चुनावी माहौल है तो राजनीति करना ठीक है, लेकिन उसके विपरीत जाकर कुछ बातें कहना या राजनीति की लीक से हटकर कुछ कहना वो शायद उचित नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं जो है ये जो अंतरिम बजट पेश किया गया इस पर राजनीति करने के बजाय जो अपनी चुनाव की तैयारियां हैं आमजन के पास पहुंचे वो दरअसल इन तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से आज जो बजट पेश किया गया, हालांकि आंशिक जो है उम्मीदें लोगों को जरूर थी और इसमें जो है मोटे मोटे तौर पर जो है मिला जुला जो है बजट सरकार की तरफ से हालांकि पेश किया गया। ऐसे में अभिनव अगर प्रतिक्रियाएं अगर आपको लोगों की क्या मिल पा रही हैं, अगर आसपास के लोगों से क्या बातचीत कर सकते हैं या फिर ये जान सकते हैं कि ये जो बजट आया है अब, हालांकि आंतरिक बजट हम बार बार ये कह रहे हैं, इसका जनता इसको किस तरीके से ले रही है, क्या समझ रही है, क्या सोच रही है और क्या अब मन में उनकी एक धारणा है आगामी चाहे इलेक्शन की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, इसको लेकर क्या कुछ वहां पर लोगों की राय या फिर प्रतिक्रिया अगर आप देख पा रहे हो। मैं आपको बता दूं कि इस जैसे पहले से कहता रहा हूं कि ये आम बजट तो अंतरिम बजट पेश किया गया है तो और ये अंतरिम बजट जो पेश किया गया है क्योंकि 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव होते हैं, इससे आम जनता में तो इस बजट से काफी उम्मीदें बांध रखी थी कि उन्हें इस बजट से काफी राहत मिलने वाली है क्योंकि महंगाई जमीनी तौर पे काफी ज्यादा देखी गई है। क्योंकि जो हमने 2-3 दिनों में जो बात की हर वर्ग के लोगों से यही बात निकल के है कि महंगाई बहुत ज्यादा है और इसमें एडजस्ट कर पाना काफी मुश्किल साबित हो रहा है। तो इस बजट को लेकर से जनता ने काफी उम्मीदें बांध कर रखी थी। तो जब हमारी बात हुई तो हर वर्ग के लोगों ने इस बजट से उम्मीद बांध रखी थी, लेकिन जो बजट आज जो पेश हुआ है अंतरिम बजट उसमें जनता महंगाई से त्रस्त, क्योंकि भारत में अधिकांश जो आबादी जो निवास करती है वो मिडिल क्लास और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग यहाँ पर निवास करते हैं और बजट से उनकी जिंदगी पर ही प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आमतौर पर जो जैसे हमने हाउस वाइफ से बात की तो उन्होंने उनका साफ कहना था कि सब्जियों के रेट ज्यादा है और जो किचन में जो किराने के जो सामान लगते हैं आमतौर पर वो भी महंगाई वो भी काफी महंगे हैं, तो उनकी किचन का बजट गड़बड़ा गया है। तो सरकार से इसके लिए वो राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इस बजट में ऐसी कोई राहत नहीं दी गई है क्योंकि के राणा जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी सही कह रहे थे कि ये अंतरिम बजट है, मात्र 3 महीने के लिए है। क्योंकि 3 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं, जो नई सरकार आएगी वो पूर्ण बजट पेश करेगी और उस पूर्ण बजट में जनता को राहत दिए जाने वाली योजनाओं की और राहत देने की बजट में बिल्कुल जिस तरीके से निर्मला सीतारमण ने भी कहा है कि अंतरिम बजट से ज्यादा ये आंशिक बजट है और आने वाले समय में जब हमारी सरकार दोबारा से बनेगी तो हम पूर्ण जो है बजट वो पेश करेंगे। यानी कि दीपेंद्र सरकार पूरे कॉन्फिडेंस में है कि जो आगामी अब नई सरकार का बजट होगा वो भी यही सरकार पेश करने वाली है। बिल्कुल लता, बॉडी लैंग्वेज किसी भी नेता की जब वो भाषण दे रहा होता है तो बहुत कुछ कहता है। ऐसा ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया था कि ये जो बजट है ये मतलब हम आने वाले समय के अंदर उन्होंने इशारों में कह दिया था कि ये अंतरिम बजट होगा और पूर्णकालिक बजट में देश के लिए बहुत कुछ होगा। और रही बात निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री की, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी कि चुनाव में उन्होंने, मैं फिर उसी बात पर लौट कर आता हूं उनकी, कि जरूरी नहीं कि आप 58 मिनट का पूरा भाषण सुने, जब कल सुर्खियां आएंगी तो उसमें यही होगा कि हमें 4 जातियों को साधना है। यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल भारतीय जनता पार्टी का और उनके सभी मंत्रियों का इतना हाई है कि जैसे जैसे जब वो योजनाएं बता रही थी, जब जो काम बताया जा रहा था, तो जब डाइस को थपथपाया जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी जितने भी मंत्री और सांसदों द्वारा था, तो इस तस्वीर को पूरे देश में देखा। आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी जानकारी हमारे बीच, बड़ी खबर आपको बता दें
बजट को लेकर विपक्ष के अब तीखे हमले जो हैं वो सामने आने लगे हैं। बजट में कुछ भी खास नहीं, ये शशि थरूर का बयान। हालांकि अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। बीजेपी का विदाई बजट ये है, बड़ी जानकारी। बीजेपी ने शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है, ये अखिलेश यादव ने बयान दिया है। जनविरोधी शतकों का बजट पूरा हो गया, ये अखिलेश यादव की तरफ से बयान। आपको बताएं लगातार जो अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी के राणा जी आनी शुरू हो गई। इसको लेकर जो है जन विरोधी बयान जो है कहा जा रहा है बजट में कुछ भी खास नहीं था, ये थरूर का बयान सामने आया। और बीजेपी का विदाई बजट, ये अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। अब ये जो बजट को लेकर, हालांकि जिस तरीके से हम सभी जानते हैं, हालांकि अंतरिम बजट जरूर है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई उम्मीदें सरकार से जरूर होती है। लेकिन ऐसे में अब विपक्ष को एक ही नया मुद्दा मिल गया क्या कि बजट में कुछ खास नहीं है, शर्मनाक के बजट, इस तरह के बयानबाजी जो है विपक्ष नेताओं की तरफ से सामने आ रही है। राणा जी देखिए, विपक्ष का काम होता है लता राजनीति करना और हर मुद्दे को अपने हिसाब से फिट कर लेना। वही विपक्ष इस समय पर कर रहा है। अगर सोचेगा कि इस अंतरिम बजट में सरकार कुछ बड़े फैसले ले लेती या कुछ बड़ी नीतियां या नीतिगत फैसले ले लेती, किसी योजना का ऐलान कर देती या किसी तरह से जनता को राहत देने की बात कर देती, तो यही विपक्ष इसी तरह के बयान फिर दे रहा होता कि ये चुनावी बजट है, चुनाव नजदीक है, इसलिए सरकार इस तरह की भाषण दे रही है, इस तरह के फैसले ले रही है, इस तरह की योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है, इस तरह के नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं। यही विपक्ष इस तरह की बातें बोलता हुआ आपको नजर आता। जबकि इस विपक्ष को भी इस बात का पता है कि अंतरिम बजट है और अंतरिम बजट में कभी भी किसी भी सरकार ने किसी भी तरह का जनता को राहत नहीं दिया है। चाहे फिर पहले सरकार कांग्रेस की रही हो, बीच में फिर चाहे बीजेपी की रही हो, फिर से 10 साल 2005 से लेकर 14 तक हमने कांग्रेस की सरकार देखी हो, उसमें भी किसी भी सरकार में अंतरिम बजट में कोई बड़ा ऐलान या कोई बड़ा फैसला या कोई बड़ी योजना का ऐलान नहीं किया गया है। और ना ही कोई जनता को राहत दी गई है, ना महंगाई से, ना कि रोजगार को लेकर किसी भी तरह से जनता के लिए कोई सीधा फैसला या कोई सीधा ऐलान भी नहीं किया गया है। अब सोचेगा कि 2019 के आप अंतरिम बजट को याद कीजिएगा, जब पीयूष गोयल ने उस बजट को पेश किया था और उसमें उन्होंने टैक्स के स्लैब को बढ़ा दिया था और साथ ही प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना का भी ऐलान कर दिया था। तब इसी विपक्ष ने इस बात को कहा था, आरोप लगाया था कि ये चुनावी बजट है, अंतरिम बजट को चुनावी बजट बना दिया है बीजेपी ने और बीजेपी को पता है कि वो चुनाव हारने जा रही है, इसलिए वो किसानों के लिए या जनता के लिए इस तरह का ऐलान कर रही है ताकि वोटों को लुभाया जा सके। अब इस बार अगर कोई ऐलान नहीं किया है तो उनका कहना है कि उनकी विदाई का बजट है और जनता को कोई राहत नहीं दी गई है। जबकि इतना समझदार विपक्ष भी है और विपक्ष भी इस बात को जानता है कि अंतरिम बजट है, किसी भी तरह का कोई ऐलान नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो चुनावी माहौल बनाने की कोशिश और इस मुद्दे को विपक्ष अपनी तरफ से या अपने हिसाब से सेट करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन हाँ, इस बात को जरूर समझना होगा। अब आप देखिएगा कि थोड़ी देर बाद जब सत्ता पक्ष की तरफ से भी बयान आने शुरू होंगे तो वो भी ये कहेंगे कि ये बजट विकसित भारत के संकल्प का बजट है, ये बजट भारत को बुलंदियों तक पहुंचाएगा, ये बजट भारत की अर्थव्यवस्था को नए आयाम देगा। उनकी तरफ से भी इस तरह की लफ्फेबाजियां आपको सुनने के लिए जरूर मिलेंगी, क्योंकि वो इस बजट को अपने हिसाब से सेट कर रहे होंगे। तो सत्ता पक्ष को भी इस बजट को लेकर ऐसी बयानबाजियों से बचना चाहिए और जिस तरह की बयानबाजियां आज विपक्ष कर रहा है उसको भी ऐसी बयानबाजियों से बचने की जरूरत है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो तो अब शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसे में जो खास फोकस आज अगर हम देखें, खास बात दीपेंद्र, तो महिलाओं पर जो है खासा फोकस साफ तौर पर सरकार का दिखाई दे, क्योंकि समूह जो महिलाएं होती हैं उनका जिक्र जो है वित्त मंत्री की तरफ से किया गया। ये कहा कि लखपति दीदी बनाने पर जो है फोकस किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि 83 लाख स्वयं सहायता समूह जो है वो अहम योगदान रखते हैं और इसमें जो है 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में मदद मिली है। हालांकि महिलाओं पर फोकस हर सरकार का होता है, हम अक्सर देखते हैं, चाहे वो बजट ही ना हो, जो आम स्कीम्स होती हैं वो भी महिलाओं के लिए जरूर आती हैं। लेकिन ऐसे में क्या दीपेंद्र, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि धरातल पर, हालांकि ये आंकड़े जो जरूर एक अच्छा महसूस कराते हैं कि महिलाएं जो हैं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन स्वयं सेविका जो है, जो स्वयं समूह की महिलाएं हैं, वो अक्सर तमाम शिकायतें करती हैं कि उन्हें जो वो उत्पादन करती हैं उसके लिए उनको बेचने के लिए कंपनी नहीं मिल पाती है, उसमें सहयोग नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि रूट्स लेवल पर भी जो है सरकार को गौर करने की जरूरत है ताकि और ज्यादा बेहतर नतीजे इससे ज्यादा आ पाए। दीपेंद्र। बिल्कुल लता, सरकार जब भी कोई भी वित्त मंत्री किसी भी तरह की बात कह रहा है, चाहे वो किसी भी वर्ग के लिए हो, खासकर निर्मला सीतारमण खुद महिला है और महिला वर्ग के लिए जैसे कहा कि लखपति दीदी जो करीब 1 करोड़ का बताया गया था, उसको फिर उन्होंने इंगित भी किया कि हम 3 करोड़ तक ले जाएंगे। हाँ। तो निश्चित तौर पर
अंतरिम बजट है और निर्मला सीतारमण को पता है, सरकार को पता है कि किसी भी तरह की कोई भी घोषणा इस समय नहीं की जा सकती। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि कम से कम अगर हम घोषणा नहीं कर रहे हैं तो बात तो उठाई जाए, बात तो की जाए, एक इंगित किया जाए उस तरफ कि हम क्या करेंगे। तो जैसे कि आंगनबाड़ियों के लिए कहा गया कि उनके लिए और बेहतर तरीके से होंगी। लखपति दीदी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखपति दीदी को लेकर काफी बेहतर तरीके से प्रचार किया था, काफी बेहतर तरीके से इस योजना को जनता के बीच में लेकर गए थे, वही का वही उसी तरीके का जो उसी तरीके की बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही थी। और ये जरूरी भी है क्योंकि जैसे कहते हैं कि भाई कहीं से भी जैसे कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है, उसी तरीके से अगर बात करें तो ये सारा का सारा जो बजट का मैनेजमेंट है वो घर की गृहिणी को पता होता है कि कितना मसाला है, कितना बचाना है, कितना खर्च करना है। हाँ, तो वहां से जाता है। तो महिलाओं को बेहतर रूप से किस तरीके से आगे लाया जाए, किस तरीके से उनको जोड़ा जाए, उनको सुविधाएं दी जाए, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, आंगनबाड़ी हो या कोई रोजगार चला रही हो, तो निश्चित रूप से इस दिशा में जरूर सरकार सोच रही है और उसका इशारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऐसे में अभी सरकार की तरफ से मध्यम वर्ग का भी खास जो है ख्याल रखा गया है। ऐसे में जो है ये साफ तौर पर कहा गया कि जो मध्यम वर्ग के लिए योजना बनाई जाएंगी, किराए के घर हो, बस्ती अनियमित घरों में रहने वाले के पास जो है घर खरीदने या बनाने का मौका मिलेगा। कैसे जो है मध्यम वर्ग के लोग हैं इसका लाभ उठा पाएंगे, कौन कौन क्या कैटेगराइज यहाँ पर लोगों को किया गया है क्या? अभिनव, मैं आपको बता दूं कि जो ये बजट आज जो पेश हुआ है, अंतर बजट जो निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, क्योंकि 3 महीने ये चुनावी बजट है, क्योंकि 3 महीने बाद चुनाव होने हैं। तो इस बजट में सबसे खास बात, मुख्य बात यही है कि इस बजट में कोई नया बोझ जनता के ऊपर नहीं लादा गया है और ना ही कोई बड़ी राहत की घोषणा की गई है। कुल मिला के एक बैलेंसिंग बजट आज पेश किया है। तो और इस बजट में मुख्य तौर पर महिलाओं को टारगेट किया गया है, क्योंकि देखने में आया है कि जो अभी हाल ही में 4-5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे, उन चुनावों में अधिकतर जगह जहां पर बीजेपी की सरकार बनी है, वहां पर महिला वोटर्स बीजेपी की तरफ आकर्षित हुई हैं। कुल मिला के महिला वोट परसेंटेज बीजेपी की तरफ, महिला वोटर्स बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने महिलाओं के बारे में इस बजट में बातें कही गई हैं, क्योंकि इस बजट में जो आज निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री ने पेश किया है, उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जो आशा कार्यकर्ता हैं, जो कि एक ग्रास रूट लेवल यानी जमीनी स्तर की कार्यकर्ता जमीनी स्तर से जुड़ी रहती हैं, तो उनको टारगेट करते हुए कहा गया है कि इनको आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाएगा और इनको आगे इनको लाभ दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जमीनी स्तर पर महिलाओं को वोटर्स को साथ देने में बीजेपी जुट गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं महिला वोटर्स भी निर्णायक भूमिका निभाती हैं सरकार बनाने और गिराने में। तो इसी को देखते हुए महिला वोटर्स को, महिलाओं के बारे में इस बजट में कहा गया है। बिल्कुल, जमीनी स्तर को मजबूत करने के बाद हालांकि जो है खास फोकस इसमें रहा। राणा जी, जिस तरीके से जिलों में विकास, महत्वाकांक्षी जिलों को विकास से जोड़ने के लिए जो है कई तमाम जो जिलावार तरीके से जो कार्य प्रणाली रहती है उसको मजबूत करने के बाद जो है वित्त मंत्री की तरफ से की गई, फिर चाहे वो पीएम आवास योजना ग्रामीण हो, इसके अलावा रूफटॉप और सौर ऊर्जा हो, ई व्हीकल की चार्जिंग हो, मध्यम वर्ग के लिए आवास हो और स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी तमाम जो जरूरतें हैं इंसानों की, आमजन की, इसके लिए खास फोकस जो है वित्त मंत्री ने ये कहा कि जो जिलेवार तरीके से जो जिलेवार स्कीम है उन पर हम जो है फोकस करेंगे ताकि जो है रूट लेवल जो है मजबूत हो सके। हालांकि उम्मीद भी यही रहती है कि रूट लेवल को मजबूत करने के बाद जो है सरकार अक्सर करती है वो धरातल पर भी उतरे, लेकिन समस्या दरअसल हर साल हम ये बजट सुनते हैं, बजट आता है, लेकिन आम जनता क्या वाकई इसका लाभ उठा पाती है क्या? जो रूट्स लेवल की बातें की कार्य प्रणाली को मजबूत करने की बातें सरकारों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से होती हैं, क्या वाकई उसमें अब लगता है कि बहुत वक्त हो गया है बातों का, वाकई रूट लेवल जो मजबूत भी होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए लता, जिस तरह से सरकार ने कहा, कुछ विद्वानों का यह भी कहना होता है कि अगर आपको अपने देश को विकसित बनाना है तो 140 करोड़ की जनसंख्या है पूरे हिंदुस्तान में
उनमें से 1/140 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूं, 1/140 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं। आप अपने हिस्से के हिंदुस्तान को बेहतर करिए, मैं अपने हिस्से के हिंदुस्तान को बेहतर करता हूं, तो आप देखिएगा कि देखते ही देखते पूरा हिंदुस्तान खुद पे खुद बेहतर और शानदार हो जाएगा। इसी प्रणाली को लेते हुए या इसी के आधार पर आगे चलते हुए अब सरकार नजर आ रही है। पहली सरकारें लगातार इस बात को कहती थी कि हमें गांव को विकसित करना होगा, हमें गांव में विकास करना होगा, उसके बाद ही हम विकसित हो सकते हैं या देश को आगे बढ़ा सकते हैं। सरकारों ने पहले ने भी प्रयास काफी किए हैं और वो प्रयास हमने देखे भी हैं। गांव को अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर गांव को सड़कों से जोड़ा गया था, हर जो सुदूर गांव था उसको भी मेन सड़क से जोड़ने का प्रयास किया गया था और हमने विकास होते हुए गांव में तब भी देखा है। अब जिस तरह से वित्त मंत्री ने इस बात को कहा कि जितनी भी योजनाएं जिलावार तरीका से बांटी जाएंगी और उस टीम पर एक जिम्मेदारी तय की जाएगी कि वो अपने जिले में उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए और उसके आधार पर आगे की जो पूरी प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाए। इसी के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि अगर इस तरह से कार्य हो जाता है जो आज बोला गया, अगर इसकी जिम्मेदारी दे दी जाती है और वो टीम उस जिम्मेदारी को बखूबी अगर निभा लेती, ईमानदारी और बखूबी निभा लेती है, तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि जो लगातार ये कहते हैं कि सरकार ऐसी होनी चाहिए कि जो सुदूर खड़े व्यक्ति तक भी उसका लाभ पहुंचा सके, अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचा सके। तो वो समय दूर नहीं होगा अगर इस जिलावार टीम ने उन जिम्मेदारियों को ईमानदारी के साथ ले लिया, तो फिर दूर खड़े व्यक्ति तक भी या आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक भी उन योजनाओं का लाभ पहुंचेगा और वो भी विकासशील होने की तरफ बढ़ेगा या विकसित होने की तरफ बढ़ेगा। इस तरीके से लक्ष्य जो रखा गया है ग्रामीण जगहों पर, गांव वाले एरिया में, कि 5 साल में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। इससे जाहिर तौर पर जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी, बड़ी सौगात उनके लिए जरूर है ये। बिल्कुल, देखिए पिछली बार भी जैसे सरकार ने योजनाएं की दिन निकाली थी और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमाम लोगों को जो आवास मिले हैं और अब आगे का जो टारगेट 2 करोड़ आवास देने का रखा गया है, उसके आधार पर इतना और समझना होगा, इसमें थोड़ा सा संशोधन सरकार को करने की जरूरत होगी कि सरकार को बड़े अच्छे तरीके से वेरीफाई करना होगा कि वो मकान दिया किसको जा रहा है। क्योंकि कई बार हमने ऐसा भी देखा है, तमाम ऐसी खबरें निकलकर सामने आई कि जो पात्र था उसको ना मिलकर जो अपात्र था उसको मकान मिल गया है, और ऐसी और भी तमाम योजनाएं हैं। तो सरकार को इस पर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है और इस पूरी योजना में इसको संशोधन करने की जरूरत है। उसके बाद अगर इसको लागू किया जाएगा तो बेहतर रिजल्ट आपके और हम सबके सामने होंगे और सरकार की इस योजना का लाभ फिर आखिर तक पहुंचेगा, यानी कि आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचेगा। अगर सरकार की आप शौचालय योजना का अगर जिक्र इसमें किया जाए तो सरकार ने शौचालय बनाने की जिम्मेदारी दी, गांव-गांव तक शौचालय पहुंचे, लेकिन उनमें कुछ खामियां भी हैं। अगर आप आज उत्तर प्रदेश नहीं देश के किसी भी गांव में जाएंगी, जिन गांव में शौचालय सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, तो उन गांव के पीने का पानी खराब हो चुका है। जो जमीन के पहले स्तर का पानी है वो पीने लायक बचा ही नहीं है, वो पानी पीला हो चुका है, क्योंकि जो उन्होंने शौचालय के टैंक बनाए उनको नीचे से सीमेंटेड नहीं किया गया है, प्लास्टर नहीं किया गया है, सिर्फ वो कच्चा ही छोड़ दिया गया है, जिसके चलते जो शौचालय का पानी है वो जमीन के भीतर जाता है और जो पीने का पानी है उसको खराब करता है, जिसके चलते आज गांव में अगर आप जाएंगी तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारियां आम हो चुकी है। गौर करने वाली है, बिल्कुल बिल्कुल, वाकई छोटी छोटी बातें लेकिन गौर करने वाली बातें, क्योंकि बड़ी बड़ी बातों पर हालांकि हम सब गौर करते हैं, लेकिन जो माइनर लेवल है, जो इनिशिएट लेवल होता है, जो कि बहुत ज़रूरत होता है, यानी जैसे कि हम अगर मकान बनाते हैं तो उसकी नींव जो है वो पक्की होनी चाहिए, तभी पूरा मकान जो है पक्का होगा, मजबूत होगा। लेकिन जिस तरीके से आज जो बजट में साफ तौर पर हालांकि एक मिला जुला ये जो बजट सरकार की तरफ से पेश किया गया, इसमें मध्यम वर्ग का खासतौर पर ख्याल रखा गया है, कहीं इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि उनके लिए किस तरीके से उनकी जीवन याचिका होनी चाहिए, उन्हें उनके लिए घर की व्यवस्था होनी चाहिए, इसका भी जिक्र सरकार की तरफ से साफ तौर पर किया गया। हालांकि लगातार जो है अब विपक्षी पार्टियों की भी प्रतिक्रियाएं इसमें सामने आ रही है। आपको बता दूं कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने भी इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो बजट है ये बजट खास बजट नहीं है, असली बजट तो है वो जुलाई में आएगा, और इस अंतरिम बजट में कोई ऐसी बात नहीं है कि हम उम्मीद करते हैं कि कुछ आम जनता के लिए अच्छा होगा। लेकिन जिस तरीके से हम सभी ये जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि क्योंकि ये अंतरिम बजट है और ऐसे में वित्त मंत्री खुद अपने भाषण में ये कह चुकी है कि मैंने इस परंपरा को जो है बरकरार रखा है कि कोई बड़ी घोषणाएं ना की जाए, उनसे परहेज जाहिर तौर पर किया गया, लेकिन किस तरीके से अब जो है जो चीजें स्कीम्स चल रही हैं उन पर फोकस हो, आम जनता पर फोकस हो, हर वर्ग के लोगों पर फोकस हो, उसका जो है खास ख्याल रखा गया। उसी की ये बानगी है कि हर वर्ग के दीपेंद्र, हर वर्ग के लोगों को उनको जो है उनकी अपनी जो जरूरतें हैं उस हिसाब से उनको
उनको चीजें मिल सके उसका खास ख्याल रखा गया है, क्योंकि लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे युवाओं के लिए स्टार्टअप की बात हो, चाहे महिलाओं के लिए उनके रोजगार की बात हो, उन्हें सशक्त बनाने की बात हो, किसी भी तरीके से सरकार ने पूरी कोशिश हालांकि की है कि जनता को संतुष्ट किया जाए। दीपेंद्र। बिल्कुल लता, जो बजट पेश किया गया है वो पूरी तरीके से संतुलित कहा जाएगा, क्योंकि निर्मला सीतारमण का ये लगातार छठा बजट था और अंतरिम बजट के अंदर उन्हें बेहतर रूप से पता था कि किसी तरह की किसी बड़ी घोषणा को करना सरकार के लिए काफी घातक होगा, क्योंकि आगामी कुछ 3 महीनों के अंदर चुनाव सर पर है। ऐसे में जितनी भी सारी बातें कही गई है वो सभी वर्गों को ध्यान में रख के की गई है, इसमें कोई दोहराए नहीं। लेकिन जो योजनाएं जिस तरीके से सरकार ने काम किया बताया, और उसी के साथ साथ जो बीच बीच में उन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ लखपति महिलाओं से 3 करोड़ तक पहुंचेंगे। इसके अलावा जो उन्होंने बताया कि हमारी एम्स और ये IIT और हमने इतने कर दिए हैं, ये सारी की सारी चीजें दर्शाती हैं कि सभी वर्गों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये भाषण था। और वित्त मंत्री का कम, ये सरकार का जो पूरा कार्यकाल था उसका लेखा जोखा जनता के सामने पेश किया। सरकार ने जो है लेखा जोखा जनता के सामने पेश किया। हालांकि मिला जुला ये बजट जिसमें ना ही नफा है ना ही नुकसान है, लेकिन ये अब आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा, जो अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, कि इसका असर कितना जनता पर पड़ता है और किसको जो है दोबारा से जनता इसके बाद चुनती है। हालांकि हर वर्ग का ख्याल इस खास बजट में रखा गया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में तमाम जानकारी देने के लिए, जुड़ने के लिए। तो आपको बताएं कि सबकी निगाहें इस पर हालांकि टिकी हुई थी कि आज जो है सरकार के जो है बजट से कुछ निकल कर आएगा, लेकिन मिलीजुली प्रतिक्रिया भले ही रही, क्योंकि जाहिर तौर पर यह परंपरा है कि जो अंतरिम बजट में आप कोई ऐतिहासिक बड़े फैसले नहीं कर सकते, लेकिन किस तरीके से कार्य प्रणाली को बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए, उसे इंप्लीमेंट किया जाए, इसको लेकर हालांकि खास जो है ध्यान इस पर रहता है। और इसका जो खास ख्याल है वो आज भी वित्त मंत्री की तरफ से रखा गया, और इसीलिए हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए माइनर ही लेवल पे ही सही, लेकिन जो है आम जनता के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, युवाओं के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए जो है खास बजट से देने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार जो है चर्चाओं का दौर जारी रहेगा, पल पल की अपडेट जो है AMV नेटवर्क आपको देगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।